शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय विकसित लोकतंत्र है, जिस पर हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। यह विषय थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। आज इसका समापन हो जाएगा। आज हम 3017 से लेकर 3021 तक बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम विकसित लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत के संदर्भ में है। भारत के लोकतंत्र के बारे में हम बात करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर सिस्टम की, यानी तंत्र की तानाशाही है। कहने का मतलब यह है कि यह यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, और उसी की चलती है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो चाहता है ऐसा कानून बनता है, और उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। एक राजनीतिक विचारक हुए, नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली है कि वह औरत को मर्द और मर्द को औरत बनाने के अलावे वह सारे काम कर सकती है। मतलब इससे ये आप समझिए कि संसदीय लोकतंत्र कितना पावरफुल होता है। ठीक यही बात हमारे यहाँ भी लागू होती है। हमने भी उसी बरतानी जो लोकतंत्र है उसको अपनाया है, इसीलिए यह समस्या आ रही है। एक बात इसमें और कही गई है कि आदर्श लोकतंत्र क्या है। यह कहता है कि लोक स्वराज या सहभागी लोकतंत्र ही आदर्श लोकतंत्र है, जिसमें जनता की, समाज की भागीदारी हो, वह आदर्श लोकतंत्र है। इसमें आगे कहा गया है कि तानाशाही से लोकतंत्र अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? उसका कारण यह है कि लोकतंत्र से लोक राज्य की ओर जाना आसान होता है, लेकिन तानाशाही से लोक राज्य की ओर जाना बहुत मुश्किल होता है। बस यही कारण है कि लोकतंत्र तानाशाही से अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का समाधान लोक राज्य है। लोकतंत्र का समाधान लोक राज्य है। अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय तानाशाही है। जब ये पार्लियामेंटेरियन डिक्टेटरशिप है हमारे यहाँ, तो हम लोक राज की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे यहाँ विकसित लोकतंत्र है। आगे कहता है कि लोकतंत्र हमेशा अव्यवस्था का निर्माण करता है। यह बात सही है कि लोकतंत्र हमेशा अव्यवस्था का निर्माण करता है। लोकतंत्र में अव्यवस्था रहती है, और इसके दो ही समाधान है। लोकतंत्र को
लोक राज्य की दिशा में ले जाना और तानाशाही। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह जहां भी है, आप अव्यवस्था पाते हैं, वहां पे अव्यवस्था रहती है। और लोक राज्य में सुव्यवस्था रहती है, वहां पे जनता की भागीदारी होती है, और वहां पे राजकाज जनता के अनुसार चलता है। एक बात इसमें और जानने लायक है कि तानाशाही तानाशाही भी शासन का एक प्रकार है। आमतौर पर तानाशाही को अच्छा नहीं माना गया है। कारण यह है कि इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता इसमें भाग नहीं लेती है। अब तानाशाही को हम इसी आधार पर लोकतंत्र से खराब कह सकते हैं, या लोकतंत्र को हम इसी आधार पर तानाशाही से अच्छा कह सकते हैं कि इसमें जनता की भागीदारी होती है। इसमें किसी रूप में व्यक्ति के मौलिक अधिकार रहते हैं, इसीलिए यह तानाशाही से अच्छा माना गया है। एक बात और जानने लायक है कि कोई जरूरी नहीं है कि तानाशाही व्यवस्था देश या समाज के लिए खराब ही हो। अभी एक देश है, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका तानाशाह है नायब बुकेले। नायब बुकेले जब 2022 में वहां का राष्ट्रपति बना, उसमें देश की व्यवस्था काफी खराब थी। वहां पे गैंगस्टर और माफिया का राज था। आज 2025 में उसने ऐसी कार्रवाई की, पिछले 3 सालों में आज वहां से सारे गैंगस्टर माफिया राज जा चुका है, वहां पे शांति स्थापित हो चुकी है। उसने इतनी कठोरता के साथ वहां पे अपना काम किया कि जिसकी प्रशंसा आज हो रही है। नायक बुकेले आज एक आइकन बन चुका है। आज दुनिया उसे जानती है व्यवस्था का निर्माण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो कहा गया है कि अब तक सरकार, शासक और जनता शासित की भूमिका में रही है, यह स्थिति आदर्श लोकतंत्र की नहीं है, बल्कि यह स्थिति विकसित लोकतंत्र की है। देखिए, पिछले 75 सालों से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था सही मायने में लागू नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था को हम आदर्श नहीं कह सकते। आदर्श हम तब कहेंगे जब यहाँ पर जनता की भागीदारी होगी, समाज की भागीदारी होगी, समाज राज व्यवस्था के प्रकरण से मुक्त होगी। यह आजादी के बाद से ही देखा गया कि पार्लियामेंट ने अपने आप को सार्वभौम घोषित कर दिया, या कहे कि अपने आप को सार्वभौम बना लिया। आज देखिए, स्थिति बहुत खराब है। हमेशा से आजादी के बाद ही हमारे समाज को तोड़ा गया, जो उसके रीति रिवाज थे, परंपरा थे, उसमें दखल दिया गया।
आज देश में पार्लियामेंट ही सब कुछ है। वह जो चाहती है करती है, हमें उसे मानना पड़ता है। इसमें अंतिम बात बोली गई है कि संसद में विपक्ष और विरोधी की भूमिका अलग अलग होती है। यदि विपक्ष विरोधी की भूमिका में आ जाए तो लोकतंत्र विकृत हो जाता है। देखिए, इसमें एक बात माननी पड़ेगी कि संसदीय लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं। पहला सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। सत्ता पक्ष का कार्य है देश के लिए, राज्य के लिए कानून का निर्माण करना, राज्य और सुरक्षा और न्याय की स्थापना करना और बाकी कार्य करना। विपक्ष का कार्य है सरकार की जो नीतियां गलत हैं उसको सुधारना, उसकी आलोचना करना, उस पर दबाव बनाना और सरकार को भ्रष्ट और निरंकुश होने से रोकना। लेकिन यह स्थिति जब खराब होती है तो हम पाते हैं कि विपक्ष विरोधी की भूमिका में आ जाती है। आज भारत में यही हो रहा है। आज अगर हम 2025 की बात करें तो हम पाते हैं कि इंडिया अलायंस जो विपक्ष की भूमिका में है वह विरोधी की भूमिका में आ गया है। आज वह सरकार के अच्छे बुरे, उचित अनुचित सभी निर्णयों का विरोध कर रही है। यहाँ तक कि उसकी आवाज, जो उसका रवैया है, वह सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह देश के खिलाफ हो चुका है। यह स्थिति बहुत खराब है और इसी स्थिति की बात इसमें कही गई है। पार्लियामेंट यानी संसद, इसको देश हित, समाज हित के मुद्दों पर बात करनी चाहिए एक साथ बैठकर। और जब कानून बनते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के स्थान पर जितने भी पार्लियामेंटेरियन है सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखा गया है कि जब भी कोई विधेयक पार्लियामेंट में आता है तो सत्ता पक्ष निर्देश देती है कि लोग उसका समर्थन करें। यह सही नहीं है। हर पार्टी के कार्यकर्ता या उसका नेता या उसका पार्लियामेंटेरियन का अधिकार है कि वह अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य करे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, जिसके चलते हमारे यहाँ लोकतंत्र उस रूप में नहीं है जिस जिस रूप में होना चाहिए। ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। आगे के साथी बताएं। कोई भी साथी बात रखे अपनी।
चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखता हूँ। जो चौथा पॉइंट हम देखते हैं वो ये कहता है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विरोधी की नहीं होनी चाहिए। एक तरह से विपक्ष जो है वो विरोधी की भूमिका में आ गया है, जबकि विपक्ष की भूमिका विपक्ष की तरह होनी चाहिए, न कि शत्रु की तरह या विरोधी की तरह। विपक्ष और विरोधी में अंतर समझना पड़ेगा। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में ये बीमारी बड़े स्तर पर दिखाई देती है। कुछ ही शायद ऐसे हमारे यहाँ नेता रहे होंगे जिन्होंने विपक्ष में रह करके भी बड़ी जिम्मेदारी से अ, विपक्ष की भूमिका निभाई। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल देखता हूँ, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि सरकार जो है वह विपक्ष से भी सलाह लिया करती थी। और सरकार से जब वो सलाह लेते थे तो सरकार जो है, विपक्ष जो है वो एक उचित सलाह देता था, सहयोग करता था। जब इस देश में आर्थिक मंदी आई तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने जो है अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी सलाह मांगी, इस समय क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा चाहे पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, चाहे चाहे जितनी भी पार्टियां हो, इस समय जो है सरकार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। सरकार जो भी स्टैंड लेती है हम उसका समर्थन करेंगे। तो बात जब आती है कि आप कूटनीतिक स्तर पर दूसरे देश के साथ जो है किसी युद्ध में है या किसी ऐसी समस्या में है, जैसे टैरिफ जैसी समस्या, अभी भारत पर टैरिफ लगाने का जो मामला आया, तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका बड़ी सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करें और हर चीज पर प्रश्न उठाना ही है। एक बार मैं सुन रहा था, लालू प्रसाद यादव जी ने एक बात कही कि मैं जो सरकार है, सरकार उस समय कम बच्चों को के लिए नीति लाने के पक्षधर थी कि जनसंख्या को कम किया जाए। तो चूंकि मैं विपक्ष में था, विपक्ष में होने के कारण मेरा सरकार का विरोध करना मेरा काम था, इसीलिए मैंने अपने ज्यादा बच्चे पैदा किए। ये एक व्यंग है, सिर्फ उनका एक व्यंग था, लेकिन वास्तव में भारत की राजनीति की जो पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है वर्तमान में, वो लगभग उसी दिशा में जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। हम भारत को छोड़ करके दुनिया के अन्य देशों की तरफ जाते हैं तो फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है, ब्रिटेन में भी कमोबेश ऐसी स्थिति नहीं है, अमेरिका में भी नहीं दिखाई देती है, दुनिया के कई देशों में नहीं दिखाई देती है, जहाँ पक्ष और विपक्ष जो है अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ सत्ता ही सब कुछ है, न समाज सब कुछ है, न राष्ट्र सब कुछ है। जो कुछ है वह सत्ता है, और इसका एक कारण हो सकता है कि एक परिवार जो है वह लंबे समय तक सत्ता में रहा है। और वो कहते हैं ना, जैसे कि एक आदमी को ड्रग्स की आदत हो जाए तो वो बिना ड्रग्स के नहीं रह पाता है। वैसी ही स्थिति हमारे यहाँ जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, जब उनके हाथ से सत्ता चली जाती है तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के झूठ और प्रपंच करने के लिए तैयार है। उनकी भूमिका बिल्कुल नकारात्मक हो जाती है। जबकि मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका इस दृष्टिकोण से होनी चाहिए कि सरकार के गलत निर्णयों पर आलोचना की जाए, गलत निर्णय जो है सरकार न ले पाए, और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सरकार को अस्थिर करने के लिए नेपाल जैसे जनजाति की घटना करनी पड़े या बांग्लादेश बनाने पड़े, उसके लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो विपक्ष की भूमिका एक सकारात्मक होनी चाहिए, सही दिशा देने वाली होनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कहीं देश में तानाशाही की स्थिति ना आ जाए। लेकिन विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से ऐसी दिखाई देती है केवल सत्ता ही सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो सरकारें थी वो कुछ अलग दिशा में थी। जब जब भी हम देखते हैं कोई भी सरकार जब विपक्ष में होती है तो वो उन नीतियों का विरोध करती है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं बाद में वही उन नीतियों का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं तो भारत का जो लोकतंत्र है, पक्ष है, वह दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जो है बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कई देश ऐसे हैं जहां पर इसी कारण से विपक्ष ही नहीं है, जहां पर तानाशाही है। चीन में आप देख लीजिए, नाम मात्र का लोकतंत्र है, रूस में नाम मात्र का लोकतंत्र है, चुनाव पद्धति को ही जो है वो खत्म कर दिया जाता है। या फिर उत्तर कोरिया को देख लीजिए, आपके पास विकल्प ही नहीं है, तो वहां विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल और केवल
सत्ता प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के जो है प्रपंच रचने चाहिए। तो मेरे हिसाब से विपक्ष की भूमिका बड़ी सकारात्मक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग एक अच्छे लोकतंत्र की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बात हम लोगों को बार बार बताई जाती है कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, विपक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विपक्ष होना चाहिए, तो विपक्ष अच्छा मजबूत जो है विपक्ष जो है वह लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन जैसा कोटेशन ही कह रहा है, विपक्ष और विरोधी की भूमिका अलग होती है। मजबूत विपक्ष तो होना चाहिए, लेकिन विपक्ष यदि विरोधी की भूमिका में आ जाए तो फिर उसका मजबूत होना आवश्यक नहीं है, फिर वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके लिए घातक हो जाता है। तो विपक्ष विपक्ष की भूमिका तक है, तब तक ही उसका मजबूत होना अच्छा है। यदि वो स्वयं को शत्रु मान ले तो उस परिस्थिति में जो है वो समाज का पतन हो जाना है। मैं लालू प्रसाद यादव का जो कालखंड देखता हूँ, जो जंगल राज कहा जाता है, उससे पहले से भी था। वो 1960 से 2001 तक जो चला, उसमें कितने प्रकार के नरसंहार और कितनी चीजें हुई। बाद में नक्सलियों का भी जो है समर्थन लिया गया, और उस समय तो ऐसा होता था कि वो लोग जिसके खेत में झंडा गाड़ देते थे, लाल सलाम का झंडा गाड़ देते थे, वहां पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। या एक साल में ही उन वहां पे लगभग लगभग 1527 के आसपास अपहरण की घटनाएं हुई। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर विपक्ष को दबा दिया जाता था। कैसे दबा? जब करता था तो बूथ लूट लिए जाते थे, या लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। तो ऐसे में विपक्ष की एक भूमिका तो दिखाई देती है कि विपक्ष एक भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं एक घटना जो है आप लोगों के सामने रखूंगा कि बिहार के भरतपुर में एक घटना होती है 2004 में, जहां पर एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, और उस समय सारी की सारी साजिश जो है वो सीएम हाउस में रची जाती थी। और सौभाग्य से कहिए कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का वही भाषण था 2004 में। और वो जब उस घटना का जिक्र करते हैं तो मात्र 2 घंटे के भीतर जो है वो बच्चे को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि एक मीडिया का भी दबाव हो जाता है, विपक्ष का भी दबाव होता है, और अगले साल जो है सरकार गिर जाती है। क्योंकि वहां पर विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका में था, जिसने अपराध को रोकने के लिए, चोरी डकैती को रोकने के लिए जो है एक सकारात्मक भूमिका निभाई। तो भारत के इतिहास में कुछ ही ऐसे नेता दिखाई देते हैं जो शत्रु वत व्यवहार न करे, या विरोधी का व्यवहार न करके एक सकारात्मक भूमिका निभाई। और उनमें से मैं शायद समझता हूँ तो अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाएगा। वर्तमान राजनीति को जो देखता हूँ, वर्तमान राजनीति मुझे पिछले लगभग 79 ईयर्स हो चुके हैं, उसके सबसे निम्नतर स्तर पर दिखाई देती है। एक कैटल मार्केट जैसी स्थिति हो गई है, जहां से न तो कोई स्वतंत्र चर्चा हो पाती है सदन में, वॉकआउट हो जाता है। स्थिति तो यहाँ तक आ जाती है कि सबको बाहर निकलना पड़ जाता है, या फिर स्पीकर को उन पे एक्शन लेना पड़ जाता है। तो जब इस प्रकार का विपक्ष होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विरोधी का मजबूत होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। मैंने अपनी बात रखी है, बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। मदन जी। आवाज आ रही है ब्रिजेश जी? जी बिल्कुल आ रही है। चौथा नंबर जो है उसमें विपक्ष की भूमिका और विरोधी दल, मतलब संसद में मतलब पक्ष जिसकी सरकार है वो भी बैठते हैं, एमपी लोग संसद में, और जो मतलब दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भी, विपक्षी लोग भी वहाँ बैठते हैं। अगर संसद किसी भी प्रस्ताव को पास करती है या कोई प्रस्ताव देश हित में पास होता है, जनहित की भलाई के लिए, फिर भी जो है वो विपक्ष उनकी टांग खींचता है कि इन्होंने जनता के हित में मतलब जो प्रस्ताव करा है वो गलत 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 करा है। चाहे भले ही वो देश हित में करा हो, जनहित में, जनता की भलाई के लिए, देश के हित में कोई प्रस्ताव पास करा हो, लेकिन वो विरोध ही करते हैं।
चाहे राज्य का मामला हो या केंद्र सरकार का मामला हो, मतलब हर राज्यों में और केंद्र सरकार में भी, मतलब संसद में ये उठापटक अब से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से ये सिलसिला जारी है। जबकि सांसद जो है वो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब पक्ष की, वर्तमान सरकार की बुराई ही करते हैं, निंदा करते हैं। तो इस तरह से जो समझदार सांसद हैं वो निंदा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सांसद होते हैं जैसे दूसरी पार्टी के, बसपा के, सपा के, आम आदमी पार्टी के, तमाम वो मतलब सांसद, जो वर्तमान सरकार है, जो पक्ष है जीता हुआ है और वो देश का भला चाहता है, लेकिन वो विरोध ही करते हैं, चाहे उनको उसका उसका लाभ मिले या ना मिले, लेकिन वो जनता का भी नुकसान करते हैं। और घंटों घंटों जो है संसद बंद रहती है, 10-10 घंटे, कई कई घंटों का अवकाश होता है, मतलब छुट्टी हो, मतलब वो बंद कर देते हैं इस उस इसमें, मतलब इस लफड़े में, और सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा होता है। तो इस तरह से मतलब जो सांसद हैं, दूसरा पक्ष है, विरोधी दल है, वो इस तरह से उनकी टांग ना खींचनी चाहिए। और जो अगर देश हित में कोई प्रस्ताव पास हुआ है जनहित की भलाई के लिए, तो उसे मतलब हो जा कर देना चाहिए, कर लेने देना चाहिए दूसरे, मतलब जीती हुई सरकार को, दूसरे पक्ष को, जो जीता हुआ पक्ष है जो सरकार को चला रहा है, उसके मतलब रोड़ा नहीं डालना चाहिए, अड़ंगा इस तरह से नहीं डालना चाहिए। उनका कार्य भली बात जो है सुचारू रूप से होने देना चाहिए। बस इतना ही बोलूंगा। बाकी के साथी बताएं। बहादुर सिंह जी, केसरवानी जी, नरेंद्र जी, कोई भी साथी शुरू करें। बताइए, कोई विषय तो आज जटिल नहीं है, सामान्य है विषय एकदम। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ बाबा, नमस्कार। मैं जरा बोलना चाह रहा था, बोल सकता हूँ क्या? जी बताइए आदरणीय। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हमारा जो मेन चर्चा है वो है सिस्टम की तानाशाही, है ना। सिस्टम में तानाशाही की वजह से लोकतंत्र रहता है या नहीं रहता है, इस पे मेन एक मैं बोलना चाह रहा था। और दूसरा वो कि विपक्ष का जो है, आपने बता ही दिया काफी हद तक कि विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, विरोधी की या मतलब हाल जनता की तरह। अब इसमें मेन जो का है, मेरा कहना यह है कि विपक्ष विरोधी में फर्क यह है कि विपक्ष लोकतंत्र को संतुलित रखता है, जबकि विरोधी की राजनीति लोकतंत्र को असंतुलित और विकृत बनाने की होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विपक्ष सही काम कर रहा है तो वो जनता की आवाज कर रहा है, और अगर वो विपक्ष खाली बदनामी कर रहा है सत्ता को, तो वो विरोधी की उसमें काम कर रहा है ना। तो अब लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र तब भी बच सकता है? थोड़ा सा इस पे, एक सेकंड, सिस्टम की तानाशाही पे मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। सिस्टम की तानाशाही है क्या, जैसे जनता द्वारा जनता, ये लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। लेकिन जब किसी देश में सत्ता पर कुछ गिने चुने संस्था जैसे लोग नौकरशाही, पार्टी सिस्टम या प्रसादिकता हावी हो जाए, तो इसे, है ना, और जनता की आवाज दबा दी जाए, फैसले जनता की भागीदारी के बिना होने लगे, और विरोध को देशद्रोह या अनुशासनहीनता कहा जाने लगे, तो वे लोकतंत्र के ढांचे में तानाशाही का शासन चलने लगता है। इसे ही सिस्टम की तानाशाही कहा जा सकता है। अंतर समझ लिए, लोकतंत्र और सिस्टम की तानाशाही में अंतर है।
निर्णय जैसे निर्णय है, लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों की चर्चा से निर्णय लिए जाते हैं, और सिस्टम की तानाशाही में कुछ अधिकारी या नेताओं द्वारा ही निर्णय लिए जाएंगे। तो लोकतंत्र में और सिस्टम की तानाशाही में एक तो अंतर निर्णय लेने का है, दूसरा जनता की भागीदारी जो लोकतंत्र में वो अधिक होगी, और सिस्टम की तानाशाही में बहुत कम या नाम मात्र की रह जाती है। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़्यादा होगी, और सिस्टम की तानाशाही में बोलने पर डर लगेगा, यह लगेगा कि कुछ हो ही नहीं सकता, छोड़ो क्या बोल के क्या करना। और लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही, मतलब सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि सिस्टम की तानाशाही में जवाबदेही खत्म या दिखावटीपन की रह जाती है। और सत्ता परिवर्तन स्वतंत्र चुनाव से होता है, और चुनाव होने पर असर सिस्टम तय करता है। अगर सिस्टम की थाने में चुनाव होते हैं, पर असर जो है वो सिस्टम तय करता है। ये सिस्टम की तानाशाही और लोकतंत्र में अंतर थोड़ा सा मैंने बताया। जब लोकतंत्र में जनता की शक्ति कमजोर हो जाए और सिस्टम भी सब कुछ तय करने लगे, तो असल में लोकतंत्र नहीं रह जाता, ये तानाशाही का रूप ले चुका हुआ सिस्टम होता है ना। अब यह है कि अगर विपक्ष और विरोधी अलग अलग होते और विपक्ष विरोधी की भूमिका में आ जाए, तो लोकतंत्र विकृत हो जाता है क्या, एक ये था। हाँ, विपक्ष और विरोधी में अंतर। विपक्ष अगर की भूमिका और विरोधी की भूमिका, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर सुधार करवाना, ये विपक्ष की भूमिका होती है। और विरोधी की भूमिका है कि सरकार या व्यक्ति को हर हाल में गिराना, ये विरोधी की भूमिका है। और उद्देश्य क्या है, विपक्ष का उद्देश्य होता है जनता के हित में संतुलन बनाए रखना, है ना। और विरोधी की भूमिका होती है निजी पार्टी और बदले की भावना से काम करना। लोकतांत्रिक सोच है विपक्ष का लोकतंत्र को मजबूत बनाना, और विरोधी की सोच है लोकतंत्र को कमजोर करना। अब व्यवहार क्या है, आलोचनात्मक आलोचनात्मक रचनात्मक और आलोचनात्मक विनाशक। विरोधी का विनाशक है, वो रचनात्मक विचार होते हैं उनके। विपक्ष और लोकतंत्र का स्तंभ। अब लोकतंत्र विपक्ष लोकतंत्र का आवश्यक स्तंभ है, क्योंकि वह सरकार को जवाबदेह बनाता है और गलत निर्णय को चुनौती देता है। लेकिन जब विपक्ष विरोधी की भूमिका में आ जाता है, तब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगते हैं, जैसे संसद और विधानसभा में बहस की जगह हंगामा होने लगता है, जनता की मुद्दों की जगह सरकार को गिराने की राजनीति शुरू हो जाती है, विकास कार्य रुक जाते हैं और जनता का भरोसा राजनीति से उड़ जाता है। इस स्थिति को लोकतंत्र की विकृति कहा जा सकता है। विपक्ष और विरोधी में फर्क है कि विपक्ष लोकतंत्र को संतुलित रखता है, जबकि विरोधी की राजनीति लोकतंत्र को असंतुलित और विकृत बना देती है ना। तो ये चीज है। विपक्ष को रचनात्मक बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, जनता का दबाव और जागरूकता। जनता को यह समझना चाहिए विपक्ष का काम सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि सुझाव देना और सुधार करना भी है। जब जनता समझदार होगी तो रचनात्मक विपक्ष ही समर्थन को मतलब समर्थन देगी, और विरोधी राजनीति को नहीं। संवाद और सहयोग की संस्कृति होनी चाहिए। सरकार और विपक्ष को संवाद बनाए रखना चाहिए। संसद और विधानसभा में अगर बहस खुले मन से होगी तो गलत फैसले कम होंगे। मुद्दों पर आधारित राजनीति। विपक्ष को हर विषय पर ना कहने के बजाय जनहित में मुद्दों पर हाँ और ना दोनों कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, जैसे कि पहले होता था। पहले कई बार वाजपेयी जी के समय में या और भी सरकारें रही, उनके समय में विपक्ष बहुत हाँ या ना दोनों तरह की राजनीति करते थे। इससे जनता को लगेगा कि विपक्ष सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहा बल्कि देश हित में भी सोच रहा है। राजनीतिक परीक्षण और नैतिकता। दलों में ऐसे नेताओं को आगे लाए जो जनसेवा नीति और नैतिकता पर चले, इससे राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। अब रहा मीडिया और शिक्षा की भूमिका। मीडिया को सिर्फ टकराव ही नहीं दिखाना चाहिए जैसे कि आजकल चल रहा है, और एक पक्ष की बात भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जनता को यह भी दिखाना चाहिए कि लोकतंत्र में रचनात्मक विपक्ष क्यों जरूरी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं जैसा कि आजकल मीडिया कर रहा है कि जनता के हित में ही सवाल पूछ ही नहीं जा रहा, वो विपक्ष से ही सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं। और अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। ये भी मीडिया की भूमिका इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। अब निष्कर्ष क्या है कि जब विपक्ष जनहित, संवाद और जिम्मेदारी से काम करता है तब तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन जब वो केवल विरोधी बन जाता है तो लोकतंत्र विकृत हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं।
है ना। अब जब सत्ता और विपक्ष मिलकर विपक्ष, अब एक चीज और है, अगर सत्ता और मीडिया मिल जाए तब क्या होता है। सत्य इसमें एक मैं ये और जोड़ना चाहता हूँ कि सत्ता और विपक्ष अगर मीडिया और मिल जाए तो विपक्ष को बदनाम करने लगते हैं, लोकतंत्र का संतुलन टूटने लगता है। एक ये भी कारण है। लोकतंत्र का आधार जो है तीन स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, चौथा स्तंभ है ना, और एक कार्यपालिका भी है। इनमें से दो या तीन एक ही पक्ष में झुक जाए तो जनता की आवाज जा जाती है। विपक्ष को का बदनाम होना जनता की आवाज का दबाना भी है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष को अगर नाजायज जब बदनाम किया जा रहा तो जनता की आवाज को ही कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ एक पार्टी नहीं होता, वह जनता की असहमति और सवालों की आवाज भी हो सकता है। इस बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर सत्ता और उससे देशद्रोही, अगर सत्ता उस विपक्ष को देशद्रोही गद्दार कहकर बदनाम करती है तो धीरे धीरे एक सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुननी पड़ेगी हमें। जैसे कि चाइना वगैरह में एक ही तरीके की पार्टी लोग अभी कह रहे थे आप लोग, इससे लोकतंत्र एक तरफ शासन की ओर बढ़ेगा, जो तानाशाही की शुरुआत उस तरह से भी हो सकती है, विपक्ष की भूमिका से भी हो सकती है, और सत्ता पक्ष की भूमिका से भी तानाशाही की शुरुआत हो सकती है। तो दोनों तरफ से तानाशाही की शुरुआत ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए जनता को। और मीडिया सवाल पूछना छोड़ दे, ये भी गलत है। जैसे मीडिया लोकतंत्र की आंख और कान है, अगर सिर्फ विपक्ष से ही सवाल करे और सत्ता से नहीं तो जनता को सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। कुछ मामलों में जैसे किसान आंदोलन में उनसे कहा गया था कि खालिस्तानी है, अगर कोई स्टूडेंट या कोई फेडरेशन करता है तो लोग कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश से प्रेरित होकर लोग कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे बिहार में है, बिहार में भूतपूर्व सैनिक जो किसी एजेंसी के थ्रू, निगम के थ्रू लगे थे, वो अपनी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो सैनिक है इसलिए उनको इस समय कुछ नहीं कहा रहा, वरना उनको भी कोई नाम दिया जाता। तो इस तरीके की जो नाम देता है मीडिया, नामकरण करता है सत्ता के पक्ष में, वो नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। वो एक हिसाब से लोकतंत्र को खत्म करने की सत्ता के साथ में मिलकर एक चाल होती है, जो जनता को समझना चाहिए। अब लोकतंत्र तब भी बच सकता है, अब कैसे बचाया जा सकता है लोकतंत्र, इस पे एक मेन है कि हमें पता तो है लोकतंत्र में दोनों तरीके से लोकतंत्र खतरे में आता है। तो लोकतंत्र को बचाने के पता होने के बाद अब हमारे पास सोल्यूशन भी होना चाहिए, जैसे विपक्ष को सोल्यूशन देना और सत्ता पक्ष को भी सोल्यूशन देना, तो हम लोगों को भी सोल्यूशन, हमारे पास भी सोल्यूशन होने चाहिए। हाँ, लेकिन एक जागरूक जनता ही उसे बचा सकती है, क्योंकि जब जनता खुद सवाल पूछना शुरू करे और दोनों पक्षों को परखे और सच्चाई जानने की कोशिश करे, तब सत्ता भी जवाबदेही बनती है और मीडिया का भी अपना काम सही करना पड़ता है। जब सत्ता विपक्ष को दुश्मन बनाए और मीडिया जनता को गुमराह करे, तब भी लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। परंतु जनता खुद सवाल पूछे और समझने लगेगी, तब वही जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि देश की जो सबसे बड़ी रक्षक है वो जनता है। जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसको पहले अपने काम करना चाहिए, अपने कर्तव्य दायित्व का पालन करे, फिर वो सवाल पूछे कि भाई अगर हम अपना खुद काम कर रहे हैं, हर बंदा काम कर रहा, तो फिर हमारे को करने की जरूरत ही नहीं। और अगर सब प्रशासन और सारे लोग अपना कर्तव्य का अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर तो वो लोकतंत्र है ही नहीं कहीं पे। लोकतंत्र तो ऐसा थोड़ी ना कि नेता ही से ही लोकतंत्र बनेगा। मानो मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हूँ, दायित्व का पालन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी तो लोकतंत्र को खराब कर रहा हूँ। खाली जिम्मेदारी सत्ता की और विपक्ष की डालने से भी तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा ना। तो लोकतंत्र तो लोगों से ही मजबूत है, लोकतंत्र तो लोग से बना हुआ है, लोगों के लिए लोगों की सरकार। तो खुद को भी संभालने की जरूरत है। जो लोग होता क्या है कि दुनिया में लोग सबको सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बस मुझे को सुधारने की जरूरत नहीं। जबकि सबसे आसान काम मुझे लगता है कि खुद से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप सुधर जाओगे तो सारा कुछ सुधर सकता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी हाँ, बताइए। नमस्ते। हाँ, ये मतलब अभी जो आपने जो पक्ष रखा था उसी से संबंधित एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि विपक्ष जब विरोधी की भूमिका में आ जाए तो विकृत कर देता है, देश की परिस्थितियां जो है खतरे में पड़ जाती है। तो ये जो आज का जो विपक्ष है ये इतना नेगेटिव है, मतलब कि सकारात्मक होना चाहिए विपक्ष को।
पॉजिटिव होनी चाहिए और पावरफुल भी होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक दिशा में। ये इतना मतलब ये है, नकारात्मक है कि ये सरकार यदि मजबूत ना हो आज की, तो ये विपक्ष जाने अब तक देश में कितने गृह युद्ध हो गया होता, मतलब बाहर से भी लोग आक्रमण कर चुके होते। मुझे आज के विपक्ष को देख के गीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। ये इस आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, नमो नमः। तब तक मैं रख दूं थोड़ा सा आपको। जी बाबा जी। नमो नमः। एक बात ये आई है, विपक्ष जब समाज में समझदारी होगी, विपक्ष विरोधी पक्ष बन ही नहीं पाएगा। लेकिन विपक्ष विरोधी पक्ष कब बन जाता है? जब समाज भावना प्रधान हो, प्रचार से प्रभावित हो। अगर कोई व्यक्ति 100 बार झूठ बोल दिया और समाज के लोग सच मानने लगेंगे, तो विपक्ष विरोधी पक्ष बन जाएगा। बार बार वो विरोध में ही बोलेगा, सही बात को भी गलत कहने की कोशिश करेगा। ये गलत होता है, लेकिन ये होता कब है? इसमें गलती राजनीतिक दलों की उतनी नहीं है। भाई, अगर आपके शरीर में घाव होगा तो मक्खियां बैठेंगी। अब हम मक्खियों को गलती कहें कि आपके शरीर में घाव होना गलत है, ये दोनों को आप तुलनात्मक देखिएगा। तो मेरे विचार से गलती हम लोगों की है कि समाज में प्रचार से प्रभावित हो जा रहे हैं। विचार मंथन नहीं हो रहा है, हम जो बोल दे रहे हैं उसी को मान ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि तानाशाही पर बहुत चर्चा हुई। इसको आप इस तरह समझिए, विकृत लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र, विकृत लोकतंत्र, तानाशाही, तीन पर चर्चा हो रही है। विकृत लोकतंत्र क्या है और आदर्श लोकतंत्र क्या है? ये पुस्तक में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। तीन घटक हैं: व्यक्ति, तंत्र और लोक। व्यक्ति और लोक, बीच में तंत्र है। आदर्श स्थिति में व्यक्ति नियंत्रित होता है तंत्र के द्वारा, और तंत्र नियंत्रित होता है लोक के द्वारा। यह है लोकतंत्र। ये आदर्श स्थिति है। अब विकृत लोकतंत्र क्या है? विकृत लोकतंत्र में तंत्र नियंत्रित कर लेता है लोक को। लोक माने समाज। समाज को तो गुलाम बना लिया और व्यक्ति को छूट दे दिया।
जबकि व्यक्ति को तंत्र से नियंत्रित होना चाहिए, उसको कानून का पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को, तब वो लोकतंत्र माना जाएगा, आदर्श माना जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं दोबारा कि वर्तमान भारत में जो दिख रहा है, वैसे तो दुनिया का हाल यही है, लेकिन भारत में तंत्र ने लोक को तो दबा दिया, लोक की स्वतंत्रता तंत्र ने छीन ली, लोक का नियंत्रण तंत्र ने अपने पास ले लिया, लोक को तंत्र ने नियंत्रित कर लिया और व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी। अब होता यह है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र और उद्दंड हो जाता है, तब उसको मानते हैं अराजकता, और अराजकता की स्थिति में फिर तंत्र पावरफुल होने लगता है और तंत्र तानाशाही की तरफ बढ़ता है। अब वो तानाशाही कैसी भी हो सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विकृत लोकतंत्र अगर लोक स्वराज्य की दिशा में नहीं गया, चला गया तो ठीक है, नहीं गया अगर लोक स्वराज्य की दिशा में, और विकृत लोकतंत्र लंबे समय तक रह गया, तो तानाशाही आएगी ही, आप उसको रोक ही नहीं सकते। ये क्योंकि अराजकता, जब आम जनता अराजकता और विकृत लोकतंत्र में के बीच में अगर एक चुनना हो, तो वो फिर वो तानाशाही को चुनती है। अगर अराजकता और तानाशाही में से एक चुनना हो, तो अराजकता को नहीं चुनेगी, तानाशाही को मान लेगी। ये खतरा है सभी देशों के सामने। समाधान क्या है इसका? समाधान तो यही है कि आप लोक को स्वतंत्रता दीजिए, लोक का नियंत्रण स्वीकार कीजिए, व्यक्ति को नियंत्रित करिए, व्यक्ति को उद्दंड मत बनने दीजिए, समाधान हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप कम कानून, कठोर कानून, भारत का प्रत्येक व्यक्ति कानून को मानने के लिए बाध्य हो, यह उसकी मजबूरी हो, और कम से कम कानून हो, ये आदर्श स्थिति होगी। वर्तमान में अधिक से अधिक कानून है, पालन कोई करता ही नहीं है। आपने जुआ भी रोक दिया। अब आप सोचिए, कैसे कैसे पागल लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी साल भर पहले पटाखा रोक दिया, अनावश्यक था, उचित था, अनावश्यक था। आप उसको कानून से नहीं रोक पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, ऐसे रोको वैसे रोको, वो फलाना ढिकाना 25 तरह कर दिया। और उसी सुप्रीम कोर्ट में आप इस साल छूट दे दी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट
सरकार के कानून तो परिस्थिति अनुसार बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून तो होता नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इतना दखल दे रहा है पड़ाका के मामले में, बताइए, बेमतलब का काम है ये सब। ये लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि आदर्श लोकतंत्र टिकाऊ होगा, विकृत लोकतंत्र तानाशाही का खतरा हमेशा बना रहे। ये मोटी मोटी बात मैं आपको बता दी है। चलिए, अब आप आगे कोई बात पूछना हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो आप अपनी बात शुरू करिएगा। मंगला प्रसाद जी कुछ कह रहे थे, या किसी साथी का प्रश्न है तो बताएं। हाँ, नमो नमो भैया। जी नमो बताइए, नमो। बताइए बताइए। आज जो चर्चा लोकतंत्र पर है, और मुनि जी ने बताया, लोकतंत्र का अधिमार्ग लोक स्वराज की तरफ प्रशस्त हो रहा है, जन कल्याण की तरफ प्रशस्त हो रहा है। तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यदि लोकतंत्र विकृति की तरफ प्रशस्त हो रहा है, निश्चित ही तानाशाही आएगी, अराजकता पैदा होगी, संघर्ष होगा, समाज में उथल पुथल होगा। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में हम क्या देखते हैं? विकृत लोकतंत्र है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसमें लोकमान्य है, इस स्तर का भी जो है कि उनकी अहमियत और प्रतिष्ठा बढ़ी है देश की। उन्होंने बहुत चीजों में काम किया है। लेकिन जब मैं संसदीय कार्यवाही को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का औचित्य ही नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। दो कौड़ी का है, नरक बना दिए हैं, कुछ है ही नहीं एकदम संसदीय कार्यवाही में। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी समस्या का समाधान या संसार की सारी समस्याओं का समाधान का एक सूत्र है, तर्कयुक्त तथ्यपूर्ण संवाद हो। समाज के विद्वान विचारक जब संवाद करते हैं तो निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता तय कर लेते हैं। जब संवाद ही खत्म हो गया है, लोकतंत्र इसीलिए है ना। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र समझ करके आप व्याख्यात करेंगे तो गलत हो गया। जिसका बहुमत है वह जो है शासन करे, ऐसा बात नहीं है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संवाद। वहां पर देश के माननीय लोग जो है बैठते हैं और वहां पर संवाद होता है, और समस्याओं पर जो एक चर्चा होती है, तथ्य तर्कपूर्ण संवाद होते हैं, और उसके निर्णय के आधार पर जो है कि विधान में, संसद में सुधार होते हैं। लेकिन जब संसद में है ही नहीं तो हम क्यों जो है कि संसदीय लोकतंत्र की बात करें? हम क्यों लोकतंत्र की बात करें? एकदम बिल्कुल एकदम विकृत है। उसके औचित्य का ही प्रश्न है। इतने सालों से जो है कि चला आ रहा है, 78 सालों को आजादी मिले और हम राष्ट्रभाषा को ही लागू नहीं कर पाए। संविधान में राष्ट्रभाषा और समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण जो है कि संकेत दिया गया, इसको लागू होना चाहिए। 78 सालों में हम लागू नहीं कर पाए। यह संवाद की कमी है या तथ्यपूर्ण तर्क के बातों का, या उस विचारधारा? क्या हमारे माननीय लोग इतने बुद्धिहीन है, इतना बेवकूफ है कि जो इतनी बड़ी आवश्यकता को नहीं समझते हैं देश की? वास्तव में यदि देश, किसी भी देश का विकास और चरम पर ले जाना है, पूरी व्यवस्था को सही देना है, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक, देश का जो है आधिकारिक भाषा होना चाहिए,
दूसरा जो है कि समान नागरिक संहिता, और हमारे देश में दोनों नहीं है। जब 78 सालों में हम नहीं दे पाए, तब आगे हम क्या दे सकते हैं? और 11 सालों से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है कि उसको लागू नहीं, इतना अच्छा प्रधानमंत्री जो है कि जिसके जो है कि अकाउंट, बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं होगा। जो भी है उसके शरीर के साथ में चल रहा है, शरीर पर जो पोशाक पड़ जाए, जो खा ले, फिर उसके पास संग्रह नाम कोई चीज नहीं। जो भी आता है जो है कि संसदीय वेतन और प्रधानमंत्री पद का वेतन, वो भी तो जो है कि नमामि गंगे में जो है चला जाता है। उसको जो गिफ्ट मिलता है देश विदेश से जो है करोड़ों रुपए का, हर साल उसकी नीलामी हो जाती है, जो 10-20 करोड़ रुपया उसे मिलता है, वह भी जो है कि दे दिया जाता है सामाजिक कार्यों में। हम इससे बेहतर प्रधानमंत्री की क्या कल्पना करेंगे? लेकिन ऐसा बेहतर प्रधानमंत्री 11 सालों में जो है कि 12 सालों हो गए जो है कि वह जो है कि इस विकृति को दूर नहीं कर पाया, और संवाद नहीं हो पा रहे हैं संसद में। ये क्या बात है? संसद एकदम पूरी तरह मजाक बन चुका है। और इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, उनकी बातें सुनने को मिलनी चाहिए, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए हर विषयों पर जो है कि। बस आप अंत में जाकर के बस 2 ही कार्य हमको दिखाई पड़ रहा है। सत्ता पक्ष सत्ता संभालने में लगा हुआ है, और विपक्ष जो है सत्ता पाने के चक्कर में। विपक्ष की घटियापन, विपक्ष की घटियापन के बारे में मैं क्या कहूं? यह जो है कि एकदम से जो है कि समाज को एकदम भ्रमित करने का काम कर रहा है। समाज के कहीं से भी जो है मार्गदर्शन करने का काम नहीं कर रहा है। वो सत्ता पक्ष का क्या मार्गदर्शन करेगा? वो खुद इतना भटका हुआ, इतना भ्रमित है, उसके पास मुद्दे उठाने के लिए भी कोई जो है कि आइडिया नहीं है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, वोट चोर का मुद्दा उठा दिया। क्या क्या बेवकूफी भरी बातें होती है। इतना रंज होता है हमें, जो है क्या बताएं, जो है कि क्या इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया था, इसीलिए संसदीय प्रणाली बनाया गया था। और मुझे नहीं लगता कि आगे जो है कि लोकतंत्र जो है लोकशाही लोक स्वराज की तरफ बढ़ेगा। मैं आज की बात करता हूँ। निश्चित ही जो है कि लोकतंत्र की विकृति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इसको समाप्त कर देना चाहिए और सैन्य शासन लागू करना चाहिए, और चाइनीज मॉडल को तरफ जाना चाहिए। वहां पर ऐसा कोई व्यवस्था हो जहां पर जो है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना जाए, और यह है कि स्थिर न हो, एक ही व्यक्ति की न हो, वह समय समय पर जो है कि बदलता जाए, पारिवारिक तंत्र में ना आए, ऐसे पृष्ठभूमि से व्यक्ति हो जो है कि। मैं तो इस बात का समर्थन करता हूँ, आज इसकी जरूरत है, और मैं इसी इसी की बात करता हूँ। जब कोई हमें संसदीय कार्यवाही आप देख लीजिए टीवी पर, या जाके जो है कि उसका जो पूरा देखते क्या क्या चर्चा होती, कैसे कैसे बात होती, कितने घंटा संसद में जो उत्पादकता जो है कि जीरो है, नष्ट है। हम इस संसद को क्यों ढोए जो है कि। और दूसरी बात जो है कि जो प्रशासन है, प्रशासन तो मात्र जो है कि एक कवच है न्यायपालिका का, और जो है कि विधायिका का, और जो है कि पूंजीपतियों का। वह कवच है खाली, उसको जो है जनता से उसका कोई मतलब नहीं है। हम प्रशासन को क्या दोष दे सकते हैं? उसका जो है कि जो उपयोगिता होती है जो है कि वहां से आपका विधायिका और जो है कि और न्यायपालिका उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रही है विधायिका और जो है कि न्यायपालिका दोनों जो है कि उस प्रशासन को अपने जो है कि महकमे के रूप में इस्तेमाल करते। कहीं जाना है, यात्रा करना है, मंदिर में जाना, दर्शन करना, पूरा प्रशासन अमला जाम वहां लगा रहेगा। पूरी व्यवस्था वहाँ उन्हीं के लिए। माननीय सांसद, माननीय जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट, कहीं आते जाते हैं ना, उनका हमने देखा है क्या प्रशासनिक अमला उनकी पूरी व्यवस्था में लगता है। उनके एक एक फीट के जो है रास्ते का जो है कि पूरा निरीक्षण होता है, और सारी व्यवस्था ठोक बजा के, जैसा लगता है प्रशासन बस इनका कवच मात्र है। यदि वास्तव में यदि जो है कि देखा जाए, यदि जो माननीय आपके जो लोग हैं और जो जज वगैरह हैं, यदि वास्तव में यदि बिना प्रशासन के प्रोटेक्शन से निकल जाए, तो कोई भी व्यक्ति उनको मारे बिना तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो इस लायक है नहीं है। आज हर व्यक्ति परेशान है न्यायपालिका कार्रवाई से। किसी की समस्याओं का कोई सुनवाई नहीं है,
न कोई जो है कि उसका जो है निराकरण है, न कोई उसका सेटलमेंट है। बस जो है तारीख पे तारीख पैसे देते हैं, बस जज के कुर्सी के नीचे जो है कि 20 रुपया 50 रुपया पुरस्कार लेता है। वहीं बाद में पुलिसकर्मी भी देख रहा है, पुलिसकर्मी कार्रवाई, पुलिसकर्मी जो वहाँ सुरक्षा का वो भी देख रहे हैं अदालती कार्रवाई को। जब वो जो जो अदालत जो जज का पेशकार ही ले रहा है 50-50 रुपया जो है कि, तो उनको जो है कि यदि कोई इधर उधर करते हैं तो क्या गलत है जो है कि। हाँ, प्रशासन को किसी भी तरीके से कैसे गलत। अब दूसरी बात है पत्रकारिता, तीसरी जिम्मेदारी पत्रकारिता की है। पत्रकारिता तो स्वतंत्र है, कम से कम जो है कि उस जो है कि वास्तविक पक्षों को लेकर के चले जो है कि वास्तविक पक्षों को आप विपक्ष के राहुल गांधी के उठपटांग बयान को लेकर के जो है कितना हाईलाइट कर देते हैं, जैसे राहुल गांधी जो है कि बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे जो है कि वक्ता, दो कौड़ी का वक्ता, मूर्ख आदमी। अब उसको जो है कि उसको हाईलाइट, उसके बयान में कोई दम नहीं होता, ऐसे ऐसे बात बोलता, लोग उसको कहते हैं हास्य कवि, लोग जो है कि हमारे कुल देवता हैं। ये स्थिति है क्या प्रतिपक्ष में ऐसे लोग नहीं है जो है कि यदि हमें मजबूरी विपक्ष की नेता होगी दे सके। जो विपक्ष का नेता ही नहीं तो दे सकते अभी तो करना सत्ता पक्ष पड़ेगा। में आने की बातें नहीं करनी चाहिए। और यदि मजबूरी होगी, एक ही लड़के की शादी दो हाँ, लड़कों से भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छा। जैसा जनसंख्या हम का ऐसे अनुपात होगा वैसा किया जाएगा। हाँ, मुझे भी करना पड़ेगा। इसके साथ में बात करता हूँ। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। आदरणीय मोहन जी, श्रीकांत जी, सोहन जी, कोई भी साथी बात रखना चाहें तो रखें, या बबलू जी कुछ कहना चाहें। कुछ ज्ञानेंद्र जी को अगर कहना हो तो। बाबा जी ज्ञानेंद्र जी मीटिंग में नहीं है शायद। अच्छा। आदरणीय जी, सभी को प्रणाम। जी हाँ बताइए। जी। अम, अभी मैं फर्स्ट पॉइंट से बोलूं, अभी सिस्टम की तानाशाही को हम लोकतंत्र के नाम से पुकारते, जो वास्तव में विकृत है संसदीय लोकतंत्र है। मतलब मैं, हाँ ये बात सही है कि तानाशाही है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को वोट देते हैं, हमने देखा जैसे 2019 में लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट दिया था, मगर उसके कुछ विधायक टूट के बीजेपी के साथ चल गए और उन्होंने अपना नया विधायक दल का नेता चुनते हैं, तो वो मनपसंद के उनके जो भी रहते हैं उनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अ, मंत्री बना देते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का प्रभार। तो ये एक तानाशाही है कि हम जिस व्यक्ति को, मान लो हमने इसको वोट दिया, अगर वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चल गया, या वो स्वयं ही भ्रष्टाचार करने लग जाएगा पार्टी को कि मुझे मंत्री का पद दिया जाए, मेरे यहाँ ज्यादा काम दिया जाए, कुछ भी, तो ऐसे ये भ्रष्टाचार, इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मतलब एक लोकतंत्र विकृति उत्पन्न हो रही। दूसरा, लोकतंत्र का समाधान लोक स्वराज्य ही है, तानाशाही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका लोक स्वराज्य, मगर हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है। अभी हम देख रहे हैं कर्नाटक में राज्य सरकार जबरन वहाँ के ओबीसीओ का सर्वे कर रही है, उनकी जानकारी निजी जानकारी ले रही, मगर उसमें कोर्ट और केंद्र सरकार चुपचाप देख रहे हैं। उनको इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो लोकतंत्र के नाम से वहां पर तानाशाही चल रही है। अभी तक हम सरकार, शासन और समाज शासित भूमिका में रहे, यहाँ आदर्श लोकतंत्र ना होकर प्रदूषित लोग, बिल्कुल सही बात है कि ये एक प्रदूषित लोकतंत्र है कि हमारे कोई भी कार्य करने के लिए, अगर कोई सरपंच के पास कार्य कराने के लिए जाता है, विधायक के पास जाता है, सांसद जी पास जाता है, मंत्री पास जाता है, मुख्यमंत्री, तो उनकी बहुत मुश्किल से सुनवाई होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार
लोकतंत्र में इतना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है कि हम कह ही नहीं सकते। एक व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री आवास आया है तो 5,000 से लेके 50,000 तक की घूस ली जा रही है, और बिना घूस से उसका काम ही नहीं चल रहा है। इसमें ऊपर से नीचे तक पैसा बढ़ता है, और जो पैसा देता है उसको ही प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जो नहीं देता है उनको नहीं मिलता है। तो ये एक लोकतंत्र के नाम से प्रदूषित हो गया है कि इसमें भ्रष्टाचार घुस गए। संसद में विपक्ष और विरोधी की भूमिका अलग होती है। यदि विपक्ष विरोध की भूमिका आ जाए तो लोकतंत्र विकृति हो जाता है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में विपक्ष विरोधी की भूमिका निभा रहा है, जिससे लोकतंत्र में विकृति आ रही है। क्योंकि वो सत्ता पक्ष को अपना दुश्मन समझने लगता है। उनके बारे में अंट संट जो भी रहता है वो भाषा शैली का उपयोग करता है, और किसी भी प्रकार से सत्ता हथियाने की कोशिश में करता रहता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में विकृति उत्पन्न होती है। तो विपक्ष, अगर अगर विपक्ष सही तरीके से कार्य करेगा तो हमारे देश की सत्ता पक्ष भी सही तरह से कार्य करेगी। पर हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष में आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती है, उसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बस, धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। हेलो जी आदरणीय, बताइए। तो जी, विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो चर्चा है वो विकृत लोकतंत्र की जो स्वरूप है उसका विस्तार दिया जा रहा है। तो इस विस्तार की विवेचना में बात आई है कि लोकतंत्र में यह बात तो समझ में आता ही है कि जब इसमें धीरे धीरे स्वार्थ की भावनाएं, जो भी तंत्र है या तंत्र के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो तंत्र पर हावी होते हैं, तो उनमें स्वार्थ की प्रवृत्ति आने लगती है। और जब स्वार्थ की प्रवृत्ति आ जाती है तो राजनीति के जो साम दाम दंड भेद हैं वो सभी उपाय लगाकर और सत्ता में जो है अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए अपनी स्थिति को बहुत स्तर तक गिरा भी देते हैं। तो जब वो ऐसी दोषपूर्ण स्थिति आ जाती है तो लोकतंत्र की जो स्वरूप है वह विकृत हो जाती है। और जब विकृत लोकतंत्र होगा तो फिर केंद्रित सत्ता केंद्रित हो जाएगा, और जब सत्ता केंद्रित होगी तो वहां पर तानाशाही आएगा। अब दूसरा पक्ष है कि चाहे तो तानाशाही होगा और नहीं तो लोक स्वराज्य की ओर जाएगा, आदर्श लोकतंत्र की ओर जाएगा। तो आदर्श लोकतंत्र या लोक स्वराज जो है ये तो बहुत ही दूर की बात है। काहे कि हम ये चीज देख रहे हैं कि एक मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ही ऐसी संस्था है जो लोक स्वराज और आदर्श लोकतंत्र के लिए जन जागरण और विचार का प्रचार प्रसार, विचार के महत्व के बारे में जागृति जो है लाने का काम समाज में कर रही है।
अन्यथा जो है कोई ऐसा और मार्ग या किसी का प्रयास दिख नहीं रहा है। तो इसलिए जो है आज संसदीय विकृत लोकतंत्र हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि तंत्र में कभी संसद की तानाशाही और कभी न्यायपालिका के तानाशाही, इसमें भी जो है सो तंत्र पर अपनी वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए छीना झपटी संसद और न्यायपालिका में हमें देखने को मिल रहा है। और जब ऐसी स्थिति समाज में आ जाती है तो उस समय जो तंत्र को बनाता है लोक जो है, यहां तक जो है कि आदर्श स्थिति में लोक जो है वो तंत्र को बना देता है, तंत्र को अपना अधिकार दे देता है, लोक अपना आदर्श स्थिति को निभाता है। लेकिन तंत्र के पास जब अधिकार चला जाता है तो वो लोक को जो है अपना सहभागी न समझकर या लोक के प्रति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व न समझकर उसको शासित की तरह जो है, उसको गुलाम की तरह बना करके रखने के लिए कई प्रकार की प्रपंच और कानून बनाकर और उनको जो है अपनी पावर के माध्यम से उनका शोषण करती है और शासित करके रखती है, जो विकृत लोकतंत्र की स्थिति है। और वो स्थिति आज हमें देखने को समाज में मिल रहा है। अब जब हम चर्चा का एक बिंदु है कि जहां पर संसद है, लोकतंत्र का मुख्य जो स्थल है या स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर कि राष्ट्र की किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या विदेश नीति की समस्या हो, उन समस्याओं पर कोई कानून बनता हो, संविधान में संशोधन होता हो, तो जब उसको संसद में रखा जाता है तो उसकी समीक्षा होना चाहिए, उस पर तर्क वितर्क होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का खामी है, गलती है, तो उसको उजागर करके उस पर चर्चा होना चाहिए, उसमें समाधान की कोई व्यवस्था बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समीक्षा न होकर, आलोचना न होकर उसका केवल एक विरोध का जो है एकमात्र काम रह गया है विपक्ष का। और वो भी विरोध जो है वो किस स्थिति तक अपनी आचरण को गिरा के करना है, ये भी एक सोचने समझने की बात है। यहां तक कि जब संसद को आप मंदिर मानते हैं न्याय का, तो वहां पर चर्चा के माध्यम से सारा चीज होना चाहिए, लेकिन वहां पर हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए सब उतारू हो जाते हैं। हाथापाई, कुर्सी फेंको, संसद के अध्यक्ष के पद पर चले जाओ, समस्या का कोई विषय है उसको फाड़ दो। इस प्रकार की जो है
विकृत मानसिकता के लोग जो हैं संसद में चले जाते हैं, जो कि अपने केवल सत्ता के लिए सारा जंग होता है, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए कोई जंग जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, विपक्ष को अगर सत्ता दे दिया जाए तो आप उसको जो है ढंग से लोगों को के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना, इन सब चीजों पर उनकी कोई चिंतन मनन नहीं है। तो ये बहुत अभी का जो स्थिति है वो चिंतनीय है, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं तो आज की स्थिति में जनता इतनी कुछ समझदार हो गई है कि उनको महत्व जो है वो नहीं दे रही है। लेकिन अब आगे देखिए क्या आगे का रास्ता बनता है। मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और साथी जो हैं चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए पवन जी। देखिए, जो विचार अटल बिहारी वाजपेयी के रहे हैं विपक्ष में होते हुए, उन विचारों पे जो राजनेता चलेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही फलाप रहेगा। और कहने सुनने के लिए ऐसे विचार अच्छे होते, लेकिन इसको मानना नहीं चाहिए। खुद को और अपने परिवार को हमेशा ये बताते रहना चाहिए कि इन विचारों का कोई महत्व है नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। बात करके आप जो है महान सिद्ध करते रहिए अपने आप को। अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो महाफलाप रहेंगे और समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। वह व्यक्ति जो जीवन भर सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और केंद्रीकृत सत्ता के विरुद्ध में रहा, विदेशी कंपनियों के विरुद्ध रहा, सत्ता पाते ही सबसे अधिक विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने वाले वही थे। और फ्लॉप रहते रहते बुढ़ापे में जो है उनको एक मौका मिल गया था, वो भी घोर सांप्रदायिकता पे, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। शायद जो क्रूर शासक रहे हों, चाहे वो अशोक रहे हों, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, जितने लोगों की हत्या करके उन लोगों ने सत्ता प्राप्त किया था, लगभग उतनी लोगों की हत्या हुई तब जाके वो सत्ता प्राप्त की। जो विचार समाज ग्रहण करता है उन्हीं विचारों का महत्व है। बाकी साफ गोई, सफाई, अहिंसा की बातें कर करके आप समाज में उठ बैठ सकते हैं बस। लेकिन ध्रुव सत्य यही है कि जहां आपको यह आना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो जाओ और हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हो जाओ, दलित हिंदुओं के अपर कास्ट के प्रति खिलाफ हो जाओ, और वो लोग खिलाफ हो जाते हैं और आपको सत्ता तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति यह कहेगा कि हम आपको घर में मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, हम आपके शहीद को 1 करोड़ रुपया देंगे, घर उसके 100 को हम घर पे ले आएंगे
हम राज्य की भाषा हिंदी कर देंगे जिससे कि जनमानस को राज्य की भाषा समझ में आवे। इन सब कामों को जनता कभी महत्व देती नहीं। वो तो भला हो हमारे राजनेताओं को, जो इसके बावजूद वे लोग 10 90 100 नंबर एम्बुलेंस तमाम समाज हितकारी काम करते हैं, जिनसे उनको वोट नहीं मिलता है और वो चुनाव हार जाते हैं। वोट मिलता है ध्रुवीकरण से, जातीय संघर्ष से, धार्मिक संघर्ष। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राज्य भाषा को हिंदी कर दिया, जिससे कि उत्तर प्रदेश के बहुतायत जनता यह जान पाई कि राज्य से कैसे जुड़ा जा सके। माननीय अखिलेश यादव जी ने भ्रष्टाचार और अपराध पे नियंत्रण के लिए कालजयी सोच को अपनाया और 100 नंबर जैसी व्यवस्था को लागू किया। आज आम आदमी के हाथ में पुलिस हो गई है, वह जहां चाहता है उसको वहां बुला लेता है और त्वरित हिंसा पे लगाम लग जाता है। और इन बातों को छोड़कर लोगों ने उनको इसलिए वोट नहीं किया कि हमें हिंदू, हम भाजपा को वोट करेंगे। हम टीवी की भाषा सुनते हैं। टीवी यदि पैसा लेकर मेरे तरफ जो है यह बता रही है कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है, अपराधी घर छोड़ के भाग गए हैं, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, तो जनता खुश है। तो जो व्यक्ति टीवी मैनेज करता है और धार्मिक ध्रुवीकरण करता है वह सत्ता पाता है, आज से नहीं आदि से। ज्ञात इतिहास में चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे, जिसने ध्रुवीकरण नहीं किया, जिसने संतों पर, समाज सुधारकों पर लाठियां नहीं चलवाई, वह सत्ता नहीं पा सकता। यह ऐसा सच है जिसे शरीफ लोग शराफत का नकाब ओढ़कर इसको मानते हैं, लेकिन बोलते नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। जो मूल समस्या है, हमारा कहना है, संसद में बहस क्यों नहीं होती है तर्कपूर्वक और जो है कि तथ्यपूर्ण। मूल समस्या तो यहीं से होती है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान संवाद ही है। संवाद क्यों नहीं हो पाता है, जबकि उलझुल मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? पंडित जी, क्या ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? संसद में जो है कि संसद में संवाद क्यों नहीं हो पाता है, विचार विमर्श क्यों नहीं हो पाता है? पंडित जी, क्या ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? हाँ, आपसे। अच्छा, क्योंकि उनका दोष नहीं है। देखिए, अभिनेता से लोग उम्मीद करते हैं कि वह सच दिखाए, जबकि झूठ का उसका कारोबार है। वह स्वांग गढ़ता है और पहाड़ से कूद जाता है और जिंदा रहता है। अगर अपने बच्चे को आप यह नहीं बताओगे कि यह स्वांग है तो वो भी कूद जाएगा। आपको अपने बच्चे को, अपने परिवार को यह बताते रहना है कि ये झूठ का धंधा करते हैं। नेता सच नहीं बोलता है, वो अपने समर्थकों के लिए बोलता है। संसद उनका एक ऐसा माध्यम है जहां से वह अपनी बात अपने समर्थकों तक पहुंचाते हैं। वह अपने समर्थकों के लिए बोलते हैं, सच के लिए नहीं। धन्यवाद। 50-60 के दशक में जब हम क्लिप देखते हैं जो है कि संसद की कार्यवाही का, बड़ी विद्वतापूर्ण जो है कि बातें सामने आती हैं, बड़ी अच्छी शैली से लोग मस्त होता है। वो और लोग 80 के दशक में भी हमने देखा है
लेकिन लेकिन उस तरह के अब जो है कि संवाद क्यों नहीं हो रहे, उस तरह से चर्चाएं क्यों नहीं रहे संसद में? वो लोग तो फलाप समस्या लोग हैं पहले तो पंडित जी। पंडित जी, वो लोग फलाप लोग हैं और जिंदगी भर फलाप रहे। जब उन्होंने ध्रुवीकरण अपनाया है, समर्थकों के लिए बात किया है, तभी सत्ता पाई। सत्ता पाने का और संभालने की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में संसद की कार्रवाई होनी चाहिए। हमें संसद की कार्यवाही से मतलब है, संसद की उत्पादकता से मतलब है, संसद से जो है कि कुछ ऐसे तथ्य और तर्कपूर्ण सिद्धांत सामने आने चाहिए जिससे जो है कि लोगों का मार्ग प्रशस्त हो, मार्गदर्शन से इससे मतलब है। सत्ता चाहे जो है कि भाजपा के पास रहे, चाहे कांग्रेस पास, समाजवादी, किसी के पास रहे, से मतलब नहीं है, लेकिन संसद जो है कि सही ढंग से चलना चाहिए। हमसे इतने इतने अर्थ से मतलब है। लेकिन उनको तो सत्ता से मतलब है ना, जो बोल रहे हैं। नहीं तब ठीक है, वो तो वही तो बात है, सत्ता संभालना और सत्ता जो है कि पाना, बस इसी की लड़ाई रह गई है। तब लोकतंत्र का औचित्य कहाँ रह गया? लोकतंत्र का औचित्य ही खत्म हो गया। सत्ता पाना, सत्ता की लड़ाई लड़ना, दो ही बातें रह गई। तो लोकतंत्र चाइनीज मॉडल क्यों खराब है? लोकतंत्र बस इतना ही है कि जनता नेता को जनता के पास जाना पड़ रहा है, जो संवैधानिक मजबूरी है उनकी, जिसको वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमें ऐसे जो है कि नेताओं का जो है कि हमको स्वागत नहीं करना है। हमें जो है कि बस जब संवाद ही नहीं हुए तो ऐसे लोकतंत्र किसी को बोझ उठाना, आज जो है कि न्यायपालिका का बोझ और जो है कि इतनी बड़ी जनता उठा रहे हैं, संसद का बोझ इतनी बड़ी जनता उठा रही है, इससे क्या मतलब? चीन का मॉडल सफल नहीं है बिना लोकतंत्र के। आज चीन जो है कि विश्व का प्रथम नंबर का जो है कि आर्थिक उपस्थिति दिखा रहा है और सबसे बड़ी जो है कि अर्थव्यवस्था बन चुकी है चीन। और आज अमेरिका वगैरह जो है सब खड़बड़ा रहे हैं। और वहाँ की व्यवस्था, जो तकनीकी जो व्यवस्था चल रही, क्या बात है इसमें। पश्चिमी देश उसके जो है कि एकदम झेप झेप चुके हैं। चाहे इसमें चीन का मॉडल बहुत बढ़िया चल रहा है, जबकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। साम्यवाद का समर्थन करेंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। मैं कुछ कहना नहीं, चाह रहा था। साम्यवाद नहीं है वहाँ पर साम्यवाद नहीं है। वहाँ साम्यवाद का नाम खाली लिया जा रहा है, वास्तव में वहाँ साम्यवाद नहीं है। वहाँ पर अति अधिनायकवादी शासन चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। साम्यवाद कुछ है नहीं, खाली साम्यवाद के नाम पर वो लोग कुर्सी पर सत्ता बनाए हुए हैं। उन्होंने कुर्सी, साम्यवाद वगैरह कभी वहाँ था सोवियत संघ में, जो पतन हो गया। साम्यवाद वेनेजुला था, पतन हो गया। अर्जेंटीना का सबसे बुरी हालत हो गई। लेकिन चाइना ने साम्यवाद की बातें खाली कही, राजनीति के लिए साम्यवाद वहां लाया नहीं गया। अब इसका जवाब मार्गदर्शक मंडल वाले देंगे भाई। मैं कुछ कहना चाह रहा था। नहीं ठीक। हेलो। जी बताइए। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था। अभी चाइना का जो उदाहरण दे रहे थे, चाइना में मीडिया को या किसी को बोलने का अधिकार कहाँ है? वहां पर तरक्की करना एक अलग बात है और वो दिखाना अलग बात है। अभी जब कोरोना फैला था, सारी दुनिया लगी थी, लेकिन उन्होंने किसी को जाने दिया। तो एक ये उदाहरण है। हम लोग मतलब हम लोग उस चीज से खुश हो जाते हैं जो हमें दिखाया जाता है। रंजन जी की ये बात सही है कि बहुत सारे नेता ऐसे हुए जिन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन जनता ने फिर भी उनको हरा दिया। जैसे इन्होंने मुलायम सिंह जी का उदाहरण दिया, और उधर आम आदमी पार्टी का भी उदाहरण दिया कि वो शिक्षा नहीं, में किया, और मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण दिया। बहुत सही उदाहरण थे ये मतलब क्या है कि हमारा मेन ये है कि हम जो जनता जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारी बात कर रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं किसी प्रयोजन में आके, या मतलब अपने सेल्फ थोड़ी सी खुशी के लिए, और या धार्मिक उसकी खुशी के लिए, या अपने पैसे की खुशी के लिए कंप्रोमाइज कर रही है जनता। और जो कंप्रोमाइज कर ले रही है, उसी से इन लोगों को बल मिल रहा है। हम लोग एक तरफ लोकतंत्र की पे चर्चा कर रहे हैं, और एक तरफ हम उसको छोड़ ही नहीं रहे अपनी स्वार्थ को। जब तक हम अपने जनता अपने स्वार्थ को छोड़ के आगे सोचेगी नहीं। जैसे कि लोकतंत्र का वो कह रहे हैं, सही कह रहे थे कि लोकतंत्र को बचाना एक हिसाब से नामुमकिन और मजाक ही हो गया है कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और स्वार्थ छोड़ नहीं रहे। स्वार्थ क्या है? एक तरफ हम धर्म में अटके पड़े हैं, एक तरफ हम जाति में अटके पड़े हैं। हम विकास की बात ही नहीं कर रहे। जो विकास की बात कर रहा है उसकी बात सुनने ही नहीं रहे। उसे लोग कह दे रहे हैं कि उसे नाकारा कह दे रहे हैं, हम खुश हो जा रहे हैं। अरे ये तो देखो, कम हमें एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि कौन विकास की बात कर रहा है, कौन जनता की बात कर रहा है, और कौन किसकी बात कर रहा है।
इतना तो हमें सोचना पड़ेगा, विवेकशील बनना पड़ेगा, और वो बनने को हम लोग तैयार ही नहीं हो रहे। हम लोग इसमें उसी बात में अटके हुए हैं, और वो तो यही चाहते हैं भाई, सत्ता पक्ष क्या चाहेगा, सत्ता मीडिया पक्ष चाहेगा कुर्सी न जाए, और विपक्ष चाहेगा कि कुर्सी एक मिले। मिनट, लेकिन जनता के लिए कौन ज्यादा कर रहा है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना, और वो सोच ही नहीं रहे। ठीक है मीडिया जी। तो मीडिया तो किसी भी देश का तो नहीं सही चल रही है। मीडिया की जब आप कर रहे हैं चाइना की, तो भारत की मीडिया कौन जो है कि दूध की धुली हुई है। तो मीडिया तो हर नहीं, जगह का ऐसे ही उठपटांग और उलझुल और विज्ञापन से ही चल रही है। तो भैया चाइना जी, ने मीडिया को नियंत्रण ले लिया है, तो क्या खराब बात है? आप तो मीडिया सही को है, चाइना ठीक की है। एक रिपोर्ट बताइए, कोई आता है? उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर ही अलग बना दिया है, उनका तो कोई और देश में चलता ही नहीं। हमारा कम से कम बाहर लोग देख रहे हैं, हम लोग बाहर का भी देख पा रहे हैं, वहां के लोग बाहर का देख नहीं सकते और उनका कोई देख नहीं सकता। तो ये तो मीडिया पे एक हिसाब से वो तो कंट्रोल हो गया, जैसे वो गया नहीं पहले राजा वाला सिस्टम था। वहां तो राजाओं वाला सिस्टम समझ लीजिए। अगर राजाओं का सिस्टम इतना अच्छा होता और सब बहुत ईमानदार थे उस समय, तो हमारा देश गुलामी नहीं हुआ होता। हमने इतने इतने साल की गुलामी क्यों झेली? अगर उस समय भी तो वही नहीं था, एक है, राजा था, उसकी सत्ता थी, उसी के हिसाब से सब चलते थे। वो कहता था कपड़ा हम देंगे तो हम कपड़ा पहनते थे। वो कहता था शिक्षा तुम्हें काम करना पड़ेगा, शिक्षा जरूरी नहीं है, हम नहीं पढ़ते थे, हम काम करते थे। नहीं, और अगर वो तो अच्छा रहा कि अंग्रेज हो गए, हम लोग गुलाम हो गए, वरना हम लोगों के पास चाइना ने पैसे भी नहीं होते, चीन हम लोग ने कपड़े भी नहीं चीन होते, घर भी ने नहीं जो होते। परिणाम दिया है आज जो है कि हर मामले में, चाहे खेल कूद हो, चाहे तकनीक में हो, चाहे शिक्षा में हो, ऐसा किसी भी क्षेत्र नहीं है जिसमें चीन को आप जो है कि विश्व के किसी देश में पीछे कर सकते हैं। नहीं तो चीन हर उसमें क्षेत्र में है, खेल कूद उसमें में हो, बहुत चाहे हर उसमें चीज में, नहीं भाषा नहीं, ये में, बात सही है विज्ञान कि में। उन्होंने विकास, बात सही है कि उन्होंने विकास किया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जनता की अनभिज्ञता और नेताओं का की तरफ ज्यादा रुझान, और नेताओं करप्शन है। करप्शन भी बहुत है ना हमारे, करप्शन तो हो ही नहीं, हट ही रहा, हर बंदा करप्शन कर रहा है। हम लोग आपस में करप्शन की बात करेंगे, लेकिन ऑफिस में 150 रुपए खुद ही ले लेते हैं और दूसरों को देने को तैयार है। तो करप्शन खत्म होगा कैसे? अभी कोई काम कराना है तो जो पैसा देकर हो जाएगा, तो हर बंदा कराने को तैयार है और हर बंदा देने को तैयार मान्यवर मान्यवर सारी व्यवस्थाओं का केंद्र हमारा संसदीय कार्रवाई है। हम संसदीय का, हम ना प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिम्मेदार, हम किसी को जिम्मेदार नहीं। हम सिर्फ संसदीय कार्रवाई को जिम्मेदार, संसदीय कार्रवाई जो सही नहीं चल रही है, सही व्यवस्था में नहीं चल रही है, हम क्यों माने? हम सारी व्यवस्था है। को जो है कि नकारा जा सकता है। इसका सारी इसका व्यवस्थाओं जवाब है, का केंद्र संसदीय कार्रवाई है। हम इसका संसदीय जवाब कार्रवाई सही ढंग आप ही से पढ़े। करें। अभी अभी मेन कोई मुद्दा सज्जन यह है। नहीं नहीं, इसका जवाब है। अभी कोई संसद सज्जन कह रहा था कि भाई सन 80 या 90 तक संसद की कार्रवाई बहुत अच्छी होती थी। तो इसका मतलब क्या था? हम्म जो संसद के लोग थे, जो बड़े मतलब जो पद पे बैठे थे, जो संचालन कराते थे, वो विपक्ष को टाइम देते थे। आपने देखा होगा कि उस समय विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा बोलते थे और सत्ता पक्ष भी सुनता था। आज विपक्ष को इतना टाइम दिया जा रहा है, आपको लग रहा है? विपक्ष और के कोई पास कोई सुनने को मुद्दा तैयार नहीं है? है। वोट चोरी का खाली मुद्दा है, अभी अभी हाल में सामने आया, नहीं इसके नहीं, वो अलावा मैं कोई मुद्दे की बात कोई ही नहीं ठोस कर रहा, मुद्दा मैं तो के संसद की बात सामने कर आया रहा हूँ। नहीं। संसद में जब विपक्ष को अभी बोलने दिया जाएगा मामूली मामूली और उनको बातों को टाइम लेकर दिया जाएगा संसद और सत्ता कार्रवाई पक्ष सुनने को की तैयार जाती रहेगा, है। तभी तो लोकतंत्र वो चलेगा ना। संसद संसद चलेगा कैसे? देखिए मान्यवर, मैं आपसे यह करना चाहता हूँ, जब तक संसदीय कार्रवाई में मंगला प्रसाद उत्पादकता जी, नहीं, एक जब मिनट तक रुक जाइए आप संसदीय लोग ना। कार्रवाई। हम्म ठीक है, अच्छा। कोई और साथी किसी का प्रश्न हो या कोई बात हो तो चर्चा तो चलती ही रहेगी। हम्म चलिए धन्यवाद। जी, हम्म किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। विपुल जी, कल का विषय बता दीजिए। देखिए, आज आबा ने एक आर्टिकल लिखा है, उस पर हम बात कल करेंगे। चलिए ठीक है, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।